Good morning, students. In last class we were discussing about the chapter second, Bhakti and Sufi tradition. तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर खूब सारे टॉपिक्स डिस्कशन कर लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। तो क्या स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे इसके अंदर? हमने पढ़ लिए थे रिवार्ड्स, लैंडमार्क्स, अलावास हमने पढ़ लिए थे, लैंडमार्क्स पढ़ लिए थे हमने क्या पढ़ लिए थे? ग्रीन शेव पढ़ लिए थे, हमने लिंगायत पढ़ लिए थे, those who used to wear a shivling on their left hand। तो हमने लिंगायत पढ़ के कहाँ थे? ये थे तमिलनाडु में, और ये थे अपने कर्नाटक में। तो हमने ये चीजें पढ़ ली। स्टूडेंट जब हमको आगे बढ़ेंगे, हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे स्टेप हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा थोड़ा। तो हम स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते, देखो क्या होता है कि हम थोड़ा चलते हैं सूफीज्म की ओर। हम थोड़ा बाकी का साउथ वाला रिविजन करते हैं, थोड़ा सूफीज्म की ओर। सूफीज्म इसका बैकग्राउंड जानते हैं। सूफीज्म में ब्रांच ऑफ इस्लाम है। तो सर क्या डायरेक्ट सूफीज्म आ गया? प्रश्न पूछा, जैसे क्वेश्चन पूछे थे कि सर क्या डायरेक्ट इस्लाम इंडिया में सूफीज्म आ गया? तो नहीं, इस्लाम आने से पहले इंडिया में क्या आया? सॉरी, सूफीज्म आने से पहले इंडिया में क्या आया? इस्लाम आया। इंडिया का 719 पहला इस्लामी मीटिंग कहाँ हुआ? इंडिया में 719 AD में। कहाँ हुआ था? सिंध में। कुछ लोग इसको SNN बीबी लिखते हैं और कुछ BS में लिखते हैं, और लोग कंफ्यूज नहीं होगा। हम इंडिया में मेट्रो में ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर था हमारा सिंध। तो यहाँ पर अटैक हुआ था, किसने किया था? 790 में। याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर और अटैकर इन इंडिया। इसने अटैक किया इसके ऊपर दाहिर शाह, क्या नाम था इंडिया का जो रूलर था, उसका नाम था दाहिर शाह। इसको अटैक किया, जीत लिया सिंध को। तो यहाँ से इस्लाम चला। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1192 में क्या हुआ था? तराइन का सेकंड वॉर होता है, याद रखना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इसके बीच में उनकी गौरी और पृथ्वीराज के बीच में सेकंड वॉर जो थी, फर्स्ट तो पृथ्वीराज जीत गए, लेकिन सेकंड में अंदर उनके साथ धोखा हुआ, पृथ्वीराज वो वॉर हार गए। तो हारने के बाद क्या हुआ? इंडिया में यहाँ से कौन सी नई डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है? टर्क, जो तुर्क थे, जो तुर्की से आए थे, वो वहाँ पर स्टेब्लिश हुए। तो इंडिया के अंदर डायनेस्टी चलती, सल्तनत, क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली सल्तनत। मैंने कल आपको बताया, नहीं बताया तो देख लीजिए कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड होता है, कब तक होता है? 1206 से 1526 तक। 1206 के अंदर कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर इंडिया में सल्तनत चला। लास्ट तक था इब्राहिम लोधी। तो इस समय तक सल्तनत चला। तो सल्तनत था, ये कौन लोग थे? तुर्क लोग थे, और उस समय तो कौन थे? मुस्लिम थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर क्या केवल जो इस्लाम आ गया इंडिया में तो सब कुछ लड़ने झगड़ने वाले लोग ही थे? तो सर केवल ओनली रूलर्स क्लास या आर्मी की जो मुस्लिम आर्मी थी उनकी तक रिलेटेड नहीं, वो आया और उन लोगों ने क्या किया? अपना कन्वर्जन स्टार्ट किया। जैसे हमने देखा प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया था? लोगों को अपना एंट्री देने के लिए उनका उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। उसी टाइप क्या हुआ? जब लोग जीतते गए एरियाज दे वॉन और दे कन्वर्ट द पीपल इनटू इस्लाम। उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। तो ये जो था इसका एक्सपांशन कहाँ तक फैलता है? केवल और केवल रूरल क्लास तक नहीं फैला है। कहाँ तक फैला? ये expanded or spreaded into इसके बीच में आर्टिशंस लोग, बिल्कुल लोअर क्लास, हायर टू लोअर, बिल्कुल सब लोग आर्टिशंस, क्राफ्ट्स पर्सन्स,
मर्चेंट्स, आर्मी, पीजेंट्स, इन सब का क्या हो गया? इस्लाम पहुंच गया। रिलीजन पढ़ रहे हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि हम मुझे देखना कि हम उसका बेस लगा रहे हैं, उसको बहुत बेस इसका सोचने का बेस लगा रहे हैं, इस पे चला गया। फिर आगे चलते कि क्या होता है कि उम्मा इकराम उम्मा। अब क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत के रूलर आ गए, इंडिया के अंदर दो रूलिंग हुई, तो नहीं दिल्ली सल्तनत, क्या रही है? दिल्ली सल्तनत, और सेकंड है मुगल एम्पायर। ठीक है, दोनों के रिलीजन क्या थे? इस्लाम। दोनों किसको फॉलो करने वाले थे? इस्लाम को। याद रखना, मुगल जो थे वो किससे थे? सुन्नी थे। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो मुगल थे वो कौन से संप्रदाय से थे या कौन से सेक्ट से थे? दे वर फ्रॉम सुन्नी सेक्ट। इसके आगे चलते हैं। क्या हुआ कि केवल हमने देखा कि अभी केवल रूलर क्लास तक लिमिटेड नहीं रहा, इसका एक्सपेंशन होता गया। तो इसकी क्या गारंटी थी कि लोग इस्लाम को फॉलो करें? अपने मन से काम नहीं करें। राजा है तो राजा के बॉस इज ऑलवेज राइट वाला क्योंकि देखते कि जैसा मैं कहूँगा इस्लाम इस्लाम नहीं, तो उनके लिए उनके ऊपर भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्पोज कर सकते थे, ऐसा ग्रुपों में उन्होंने रखा था, उनको बोला जाता है उलमा। क्या बोला जाता है? उलमा। उलमा के रखने का उलमा क्या है? उलमा उलमा क्या होता है? प्लूरल ऑफ अलीम। क्या होता है? अलीम का प्लूरल है, यानी बहुवचन जिसको बोला जाता है। तो अलीम जो होते हैं खूब सारे अलीम क्या बोलते हैं? उलमा। उलमा एक क्लास थी, उम्मा कम्युनिटी थी किसकी? प्रॉफिट की। उलमा ग्रुप ऑफ स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज। तो याद रखना, उलमा कौन थे? इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस्लामिक स्टडीज से क्या थे? स्कॉलर थे। इनके ऊपर क्या रिस्पांसिबिलिटी थी कि जो दो रूलर है, क्या है रूलर? ये रूलर क्या करे स्टूडेंट्स? वर्क और रूल अकॉर्डिंग टू शरिया। इनका क्या ड्यूटी था कि जो रूलर है ये चेक करना, ये सुपरवाइज करना कि जो रूलिंग जो क्लास है, जो रूलर्स है, वेदर दे आर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत और फ्रॉम मुगल एम्पायर। इनका क्या ड्यूटी है कि जो रूलिंग क्लास है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग करे, शरिया के अकॉर्डिंग। तो पूछा जा सकता है शरिया क्या है? इसमें अगला टॉपिक अपना क्या कहता है? शरिया। तो उनका समझ गए स्कॉलर, स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज या शरिया के स्कॉलर हो गए, इस्लामिक लॉ एंड ऑर्डर के स्कॉलर हो गए, सब आ गए। अगला टॉपिक आता है शरिया। शरिया को बोलते हैं लॉ ऑफ कंडक्ट या गवर्निंग लॉ ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम में रूलिंग होगा, जो कुछ भी होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? शरिया। जैसे हिंदी में जो हिंदू रिलीजन है उसके लिए क्या है? मनुस्मृति। सब अपने अपने रिलीजन के अलग अलग लॉ पर, जैसे आपने पढ़ा था ना पिछले साल 11 के अंदर कि एक ने अपना पूरा कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया था, उसी तरह क्या हुआ? शरिया में क्या? इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट है, गवर्निंग लॉ ऑफ इस्लाम। इसके अंदर आप शरिया 5 पार्ट से मिलकर 4 पार्ट से मिलकर 4 चीजों का इसमें मिक्सचर है। पहला है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है कियास, और फोर्थ है इज्मा। नाम याद रखना है तो रखिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो याद रखिए। कुरान क्या है? होली बुक ऑफ इस्लाम। अगला टॉपिक देखिए हदीस क्या है? द टीचिंग्स या इसको सब बोल सकते हैं डूइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट। जैसा प्रॉफिट ने किया और जैसा उन्होंने कहा, सेइंग्स एंड डूइंग्स एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट। जैसा प्रॉफिट ने सिखाया, जैसा
उनका कंपाइल क्या है? हदीस कुरान। कियास क्या है? रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। और फोर्थ है इज्म, कॉन्सेंसस, पॉपुलेशन का कॉन्सेंसस है, इसको मिला के 4 पार्ट मिलकर बनता है शरिया। और शरिया क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इस्लाम। और उनका क्या है? ये लोग शरिया के अंदर क्या क्या रूल करें। कुछ सारे रूलर आए जिन्होंने शरिया को ब्रेक करके कुछ सारे रूल दिए, कुछ सारे लोगों को इसको ब्लाइंडली फॉलो किया है। तो ये शरिया को नहीं करना क्योंकि ऐसा अगला टॉपिक आता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर क्या उसमें जो इस्लामिक लोग भी रहते थे और मुस्लिम लिविंग इन द कम्युनिटी, केवल मुस्लिम ही थे? नहीं, उसके अंदर इंडिया के अंदर तो हिंदू है, जैन है, बौद्ध है। जैन कम से कम 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो पहले आए थे। और बुद्धिस्ट भी पहले आए। हिंदू रिलीजन तो बहुत पुराना चल रहा है। जैन हो गए, उसमें जो पर्शियन लोग हैं, जोरस्ट्रियन लोग हैं, जूस है, सारी कम्युनिटी इंडिया में रहती थी। तो सर क्या उनका कौन सा रिलीजन था? उनके ऊपर भी कुछ होता था? उनके साथ क्या उनके साथ कैसा उनका बिहेवियर था, पॉलिसीज क्या था, कुछ देखते हैं। तो 2 नाम याद रखेंगे आपको। अगले नाम आता है जिम्मी। क्या नाम आता है? जिम्मी। जिम्मी 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 पुराना नहीं गाना है। कोई कहता है हमारा मतलब क्या होता है? जिम्मी क्या है? एक कुत्ते का नाम है। इट इज अ नेम ऑफ अ डॉग। जिम्मी चू वाला जिम्मी नहीं है। जिम्मी एक अरेबिक वर्ड है। पता लेना क्या है? जिम्मी इज ए अरेबिक वर्ड। क्या है जिम्मी? अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड के अंदर इसका नाम आता है धिम्मी। क्या बोलते हैं? धिम्मी। तो धिम्मी से क्या बन गया? जिम्मी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जिम्मी का मीनिंग क्या होगा? तो जिम्मी का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? कि नॉन इस्लामिक पीपल, those are living in an Islamic रूलिंग। बस कि इस्लामिक रूलिंग में रहने वाले नॉन इस्लामिक लोग, उनको क्या बोला जाता है? जिम्मी। अब क्या जो वीडियो को जिम्मी से वर्ड आता है जिम्मा। तो कहते हैं ना जिम्मेदारी, उसका जिम्मा मैंने लिया है, सारी चीज़ों का जिम्मा मैंने थोड़े लिया, तो वो जिम्मा है। तो जिम्मा क्या होता है कि प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो नॉन इस्लामिक लोग जो इस्लामिक रूलिंग में रहते हैं, उनको रूलिंग की तरफ से या एम्पायर के जो नॉबल्स होते हैं, वही लोगों की तरफ से, राजा की तरफ से क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलता है। और जिन लोगों को ये प्रोटेक्शन मिलता था उनको बोला जाता है जिम्मी। अब इस जिम्मी में कौन हो गए? हिंदू, जैन, बुद्ध या बौद्ध को बोले, जोरोस्ट्रियन, जरथुस्ट्रिया, पारसी पर्शियन लोग हैं, क्रिश्चियन, ये सब लोग इसके अंदर में थे। ये सब क्या होते हैं? जिम्मी हो गए। तो कैसे ये काम फ्री में करते थे? नहीं, हर चीज़ में क्या लगता है? पैसा लगता है। क्या लगता है? पैसा लगता है। ऑटो में बैठ के उतरोगे तो 10 रुपये ले लेंगे। इसके लिए क्या होता है? हर चीज़ का क्या लगता है? पैसा लगता है। तो ये प्रोटेक्शन जो देते थे, इसके बदले में इन्होंने टैक्स इम्पोज कर रखा था। इम्पोज टैक्स, उस टैक्स का नाम है जिजिया। क्या नाम है उस टैक्स का? जिजिया। बहुत फेमस नाम है जिजिया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है जिजिया क्या है। जिजिया वाज अ टैक्स imposed by the Islamic rulers or the Delhi Sultanate and the Mughal emperors on the non-Islamic people या on the जिम्मी। जिम्मी लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो टैक्स लगता था उसको बोला गया है जिजिया। तो याद रखना, इंडिया के अंदर पहला जिजिया का किसने लगाया था? इट वाज
इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो नाउ यू आर इस्लामिक पर्सन और यू आर मुस्लिम, तो आपको जिजिया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सपांशन हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसका ये टॉपिक आता है कि हमने बड़ा पीजेंट्स हो गए, हमने बड़ा आर्टिशंस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सब कुछ क्लास के लोग इसमें घुस चुके हैं इस्लाम के अंदर। तो क्या सर उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी कि नहीं करनी पड़ती थी? करनी पड़ती थी। वो चीज़ें क्या थी उनको हम देख लेते हैं। अब आप स्कूल के अंदर आ गए हो, मैं समझी कि स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ की टाई लगानी पड़ेगी, यहाँ की आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी, आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड लगाना पड़ेगा, जो स्कूल की यूनिफॉर्म उसमें आपको आना पड़ेगा, छुट्टाई में उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने पड़ेंगे, फीस आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, मार्कशीट देनी होगी, एग्जाम्स देने होंगे, सब कुछ इसी अकॉर्डिंग होगा। तो इस्लाम के अंदर भी ऐसे ही करते थे। उनको बोला जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बोला जाता है। इस्लाम के 5 पिलर कौन से? पिलर मतलब 5 खंभे, यहाँ पे बोल देता हूँ। 5 खंभों के ऊपर क्या है? इस्लाम लिखा हुआ है, रख लेना है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड द रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है? कि जो इस्लाम का 5 पिलर में पहला आता है शहादा। मैंने आपको बताया पिछले 9वीं क्लास में, शहादा, ज़कात, रोज़ा, नमाज और हज, 5 पिलर याद रख लेना। 5 पिलर, शहादत, ज़कात, रोज़ा, नमाज, हज, 5 पिलर ऑफ द इस्लाम है। शहादा का मतलब है कि देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और प्रोफेट क्या होते मैसेंजर है, जिसका मतलब होगी शहादा। ज़कात क्या है कि आपको अपनी जो इनकम है उसका 40 पार्ट या 1/40 पार्ट जो है आपको क्या करना है? डोनेट करना है। लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी में जितना कमाए उतना डोनेट करना है, या पर ये आपको डोनेट करना है। और डोनेट किसको करना है? ओनली इस्लामिक पीपल को, जो इस्लाम में है उन्हीं को डोनेट कर सकते, बाकी को नहीं कर सकते। वरना आपको लाइन में खड़ा हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है रोज़ा। रोज़ा में आता है रमज़ान के महीने में। तो रमज़ान के मंथ में जो फास्टिंग रखी जाती है, जो फास्ट किया जाता है, उपवास किया जाता है, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में, उसको बोला जाता है सनसेट टू सनराइज टू सनसेट। जो फास्टिंग होता है उसको बोला जाता है रोज़ा। नमाज क्या होती है? पूरी प्रेयर होती है, वर्शिप होती है। दिन में कितनी बार? 5 मिनट। कभी फुर्सत मिलेगी तो आपको 5 के नाम भी बता दूंगा कि 5 टाइम की नमाज क्या होती है। आपके कोर्स में नहीं इतना लोग बोले जरूर। एक है हज। हज क्या है? पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। अब इंडिया वाले तो हर साल हज नहीं जा सकते, तो उनको लाइफ टाइम में एक बार, एक वंस इन लाइफ टू मक्का मदीना। बस ये 5 हो गए इसके पिलर। रखने में 5 पिलर लाइक द नेम ऑफ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अगला क्या होता है स्टूडेंट्स कि अभी इस्लाम जो था वो सब तरफ फैला है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ एरियाज को कवर किया या मान लो इंडिया से ऊपर से हो गया है, इंडिया का बना लेते हैं। इंडिया को मान लो यहाँ से उन्होंने एंट्री दिया तो सर यहाँ तक हमें पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, पूरे इंडिया के अंदर पहुँचा। तो क्या हुआ कि जब ये लोग पहुँचते हैं तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए अपने में से खूब सारे लोग दिल्ली चले गए, यूपी चले गए, यूपी में बिहार चले गए, या साउथ में चले गए, गुजरात में चले गए। तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ का कोई छोटा मोटा कल्चर एडॉप्ट करते रहते हैं। ये 1 साल 10-5 साल में होता है, इसमें टाइम लगता है 100 साल, 150 साल, 200 साल, और धीरे धीरे उनके कल्चर का एडॉप्शन हम कर लेते हैं। तो इसी टाइम क्या हुआ? जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने इस्लाम तो चले गए, इस्लामिक लोग फैल तो गए, इस्लाम स्प्रेड, पर इन्होंने क्या किया? जो लोग फैले उन्होंने लोकल कल्चर को भी क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया।
लोकल कल्चर के लिए एडॉप्ट क्या करेंगे, लैंग्वेज करेंगे, उनका जो हाउस स्ट्रक्चर है या मॉस्क की जो स्ट्रक्चर है, मंदिर मस्जिद बनाने की जो तरीके हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें आपको नए नए लोग। तो उसका एक एग्जाम्पल आता है कि जब केरला में पहुंचे मालाबार के पास, याद रखना मालाबार का है केरला का आता है यहाँ केरला मालाबार के अंदर एक पहुंचे तो केरल के अंदर लैंग्वेज चलती मलयालम, क्या चलती मलयालम। इसको मलयालम इसलिए बोलते हैं यहाँ पर चंदन लोग होते हैं तो मलयालम, तो मलयालम लैंग्वेज उन्होंने एडॉप्ट कर ली। दूसरा एडॉप्शन उन्होंने क्या की, केरल के अंदर जो था मैट्रिलिनी चलता है। क्या होता है मैट्रिलिनी, सोशियोलॉजी पढ़े होंगे आपने। मैट्रिलिनी का मतलब होता है वहाँ पर जो फैमिली की जो हेड होगी वो कौन होगी, मदर होगी। कौन होगी, मदर होगी। और एक हो गया मैट्रिलिनी, दूसरा होगा सॉरी मैट्रियार्कियल। मैट्रियार्की का मतलब होता है कि फैमिली की हेड होगी मदर या वुमन। और मैट्रिलिनी का मतलब होता है कि शादी करने के बाद जो ग्रूम होगा यानी जो लड़का होगा, जो दूल्हा होगा, वो अपने पिताजी के घर में जाके क्या जाएगा, अपनी वाइफ जो होगी उसकी जो वाइफ होगी उसके घर में जाएगा। उसको बोलते हैं मैट्रिलिनी। और मैट्रियार्की क्या होती है, जिसके अंदर फैमिली की हेड होती है लेडी। तभी भी वहाँ पर केरल के अंदर जो मालाबार वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये जो है कल्चर चलता है। तो वहाँ पर भी अगर इस्लाम पहुँचा तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो अरेबियन कंट्री से सीखा था कि अरेबियन जो कंट्रीज वो मैट्रिलिनी और मैट्रियार्की को फॉलो करती है। बट जब वो यहाँ पहुँचे केरल के अंदर जब मलयालम में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ का कल्चर एडॉप्ट किया। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, क्या आने वाला है अगला टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क्यूज। छोटा सा टॉपिक आपको समझा देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क्यूज। एक मिनट का ब्रेक लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम वापस जो ब्रेक लिया था उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। क्या नाम आता है, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। ये एक अच्छा टॉपिक है, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। देखो इसके वाला जो पुराना टॉपिक उसके अंदर बुक में अंदर आपको 2-3 नाम मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेगी कि जैसे हमने बताया था कि उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था कुछ चीज़ों को। तो उनके एडॉप्शन के अंदर का जो मॉस्क्यू का जो स्टाइल था उन्होंने भी एडॉप्ट किया था, जिसमें उन्होंने क्या ऐड किया था, मेहराब। क्या ऐड किया था स्टूडेंट्स, मेहराब। और एक आता मिनबार। तो 2 टाइप के स्ट्रक्चरल उन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल जो इन्होंने एडॉप्ट की थी। अगर आप कोई भी मॉस्क्यू का फ़ोटो देखोगे तो मॉस्क्यू का फ़ोटो आपको जो बुक है उसके अंदर पेज नंबर आपको मिलेगा 152 के ऊपर 2 फ़ोटोज़ मिलेंगे। अगला टॉपिक आता है, वी ऑफन टेक द टर्म्स हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड एज लेबल्स फॉर रिलीजियस कम्युनिटी, yet these terms did not gain currency for a very long time. Historians who have studied Sanskrit text and inscription dating between the 8th and 14th centuries point out that the term Musalman or Muslim was virtually never used. क्या टर्म हमारा टॉपिक क्या है, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। इसका मतलब हो गया 2 कम्युनिटी है, मुस्लिम और हिंदू। आपकी बुक बोल रही है कि मुस्लिम एंड हिंदू जो कम्युनिटीज़ के जो नाम हैं, दीज बोथ नेम, ये जो दोनों नाम हैं वो पहले कभी यूज़ नहीं हुए, यानी 8th to 14th सेंचुरी वर्चुअली नेवर यूज्ड। जो संस्कृत के जिन्होंने जो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इसका स्टडी किया संस्कृत का इंस्क्रिप्शन का, उन्होंने बोला कि वर्चुअली नेवर यूज्ड
यानी कि नाम पहले कहीं यूज़ ही नहीं हुए, ये अपने आप से बाद में लोगों ने नाम दे दिए गए। मुस्लिम वाज वर्चुअली नेवर यूज, इंस्टीड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द तुरुष्क ताजिक वर पीपल फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड पारशिका वर पीपल फ्रॉम पर्शिया। तो पहले क्या नाम होते थे? मुस्लिम नाम। क्या नाम आया? मुस्लिम और हिंदू। इन दोनों का मैं आपको अगर बता दूं तो ये नाम क्या पहले यूज़ नहीं होते। तो आप पूछोगे कि सर ये जो टर्की से जो लोग आए थे, तुर्क जो थे, उनका नाम क्या हो गया? जो पर्शियन थे उनका नाम क्या हो गया? जो ताजिकिस्तान से आए थे, ताजिकिस्तान से भी लोग इंडिया में आए तो उनका नाम क्या हो गया? तो इनके अलग अलग नाम थे, इनको नाम बता देता हूँ। देखो, जो तुर्क से आए थे उनको बोला था तुरुष्क, जो टर्किश पीपल थे उनको बोला तुरुष्क, तुरुष्क। अगला नाम आता है जो पारसी थे उनको बोला पारशिक, PARSHIK, पारशिक, जो पारसी थे। और अगला नाम आता है ताजिक, जो ताजिकिस्तान से थे उनको बोला गया ताजिक। नाम रट लेना है। तो हमारा टॉपिक क्या है कि नेम ऑफ कम्युनिटीज़। तो मुस्लिम और हिंदू कोई नेम नहीं थे कि किसी रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए यूज़ होते थे। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो हिंदू नाम है वो मुस्लिम को भी बोला जाता है। कब बोला जाता है? जो अरेबियन जो लोग हैं या ईरानी लोग हैं, अरेबियन से पहले कौन थे? ईरानी। ईरानी को बोला जाता है पर्शियन। क्या बोला जाता है? पर्शियन। तो पर्शियन लोग क्या करते थे? वो अपनी इंडिया की तरफ देखते थे तो ये बीच में एक रिवर पड़ती, सिंधु। क्या रिवर पड़ती है? सिंधु। तो सिंधु के इधर रहने वाले लोग क्या बन गए? सिंधु। और सिंधु बाद में चेंज क्या हो गया? हिंदू। वो एच को क्या बोलते थे? एच तो क्या हो गया? हिंदू। तो हिंदू यहाँ से नाम आया। तो इंडिया में रहने वाले मुस्लिमों को भी क्या बोला जाता है? हिंदुस्तानी या हिंदू लोग। इसके आगे हम चलते हैं। मोर जनरल फॉर्म टर्म देज माइग्रेंट कम्युनिटीज़ वर मलेच्छ। एक नाम आता है मलेच्छ। क्या नाम लिया उन्होंने? मलेच्छ। यहाँ देख लीजिए, मलेच्छ। मलेच्छ वो लोग हैं जो क्या करते थे? काऊ का जो बीफ होता है उसको खाते थे, उनको बोला जाता है मलेच्छ। या जो सी के साइड में रहते थे, जो सी साइड पर रहते थे या ओशियन के वहाँ पर रहते थे, उनको बोला जाता है मलेच्छ। तो ये लोग सबको क्या बोला गया? मलेच्छ। इस मलेच्छ जो टर्म है इसके अंदर सब ले लिया उन्होंने। क्या ले लिए हैं? टर्की ले लिए, इसके अंदर आ गए हैं, टर्की वाले लोग आ गए हैं, ग्रीक लोग आ गए हैं, ये सब इसमें इनबिल्ड हो जाते हैं। तो ये सारा नाम हो गया। हम पढ़ रहे हैं नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। देखो अगला टर्म आता है, एंड एज वी सॉ द टर्म हिंदू was used in a variety of ways, not necessarily restricted to a religious connotation। जो हिंदू और मुस्लिम वो केवल रिलीजन तक रिलेटेड नहीं थे, याद रख लेना, ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या है? जो उस जगह रहने वाले लोग थे उनको बोला गया। मुस्लिम लोग थे जो उम्मा कम्युनिटी में थे। अब उम्मा कम्युनिटी में हमने पिछले साल देखा, मैं अभी 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ, उनको पढ़ाया जाता है कि उम्मा कम्युनिटीज़ में ज्यू भी थे, उम्मा कम्युनिटी में क्रिश्चियन भी थे, और उम्मा कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम जो इस्लामिक लोग भी थे जिन्होंने उनको फॉलो किया। तो इस उम्मा कम्युनिटी के लोग थे उनको मुस्लिम बोला जाता है। तो अब आप बोलोगे कि सर क्रिश्चियन भी मुस्लिम हो गए। हाँ, उस समय हो सकते हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो रिलीजियसली आइडेंटिटी मिल चुकी उनको, बट उस समय नहीं थी। और हिंदू भी क्या थे? कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं थी। ये अलग अलग लोगों के नाम थे। अगला हमारा टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ सूफीज़्म। केवल इसका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम ये क्लास ख़त्म करेंगे। क्या है ब्रीफ इंट्रोडक्शन? सूफीज़्म क्या है? देखो पढ़ लेते हैं। सूफीज़्म ये एक ऐसा नाम है जिससे भारत परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे चपड़ासी से लेकर कलेक्टर तक का एग्ज़ाम हो, 3 नाम रट लेना, महात्मा गांधी, 1857 और भक्ति सूफी ट्रेडिशन। बस इनसे एक ना एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा। In the early centuries of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as religious and political institution. They were critical of the dogmatic definition and scholastic method of interpreting the Quran and Sunnah tradition of the Prophet adopted by the theologians. Instead, they laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love
फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, क्या सूफीज़ में लोग कौन थे? ये आपको मालूम है इस्लाम की क्या एक ब्रांच है, क्या है, एक इस्लाम की एक ब्रांच है। अब सूफ़ी लोग कौन थे जिन्होंने क्या किया? अगेंस्ट गए। किसके अगेंस्ट गए? जो थियोलॉजिस्ट थे। थियोलॉजिस्ट जिनको बोला जाता है जो क्या करते हैं? रिलीजियस स्टडीज़ करते हैं। रिलीजियस जो स्टडीज़ करते हैं उनको बोला जाता है थियोलॉजिस्ट। तो ये थियोलॉजिस्ट ने क्या किया था? अपनी स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस दी थी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्याएं, यानी इन्होंने अपनी व्याख्याएं दे दी किसके ऊपर? कुरान के ऊपर, कि आपको ऐसे कुरान को मानना है। कुरान में मान लो ये लिखा है कि आपको ये करना है, तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसा, इसका मतलब ये होता है और आपको ऐसा ऐसा करना होता है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, आप जो बोले हम उसके अगेंस्ट है। एक उन्होंने क्या किया? ये अगेंस्ट गए। एक तो किसके अगेंस्ट गए? कुरान की इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट। दूसरा वो अगेंस्ट किसके गए? जो मेटीरियलिस्टिक जो नेचर बढ़ रहा था, किसका? कैलिफेट सिस्टम का। कैलिफेट सिस्टम हमने पिछले साल पढ़ा है। तो जो कैलिफेट्स थे या जो खलीफा वाले जो लोग थे, उनका मेटीरियलिस्टिक नेचर बढ़ रहा था, यानी उनको बहुत प्रेस्टीज मिल रहा था, वो ऐसा लाइफ जी रहे थे। उनका जो रिलीजियसली जो उनका था, वो मान लो इस्लाम के प्रति उनका जो बिलीफ था वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। अपना जो प्रेस्टीज लाइफ वो जीना चाहते थे, लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, मटेरियली बहुत एक्सपांड हो रहे थे, तो उसके अगेंस्ट वो गए। और उनका पॉलिटिकली किसके अगेंस्ट थे? इनके रिलीजन एंड पॉलिटी, इनका जो था इसके अगेंस्ट वो पहुंच चुके थे। दो अगेंस्ट हो गए, तीसरा वो अगेंस्ट गए थे थर्ड डे। और तीसरा उन्होंने बोला किसके अगेंस्ट गए थे? सेल्वेशन के जो मेथड है इस्लाम के, उसके अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि हमको सेल्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? लव फॉर गॉड एंड डिवोशन फॉर गॉड। हम क्या करेंगे? हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति दोनों से क्या करेंगे हम? सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, सेल्वेशन मतलब मोक्ष, सेल्वेशन का मतलब ये हो गया। तो लव फॉर गॉड हो गया या लव फॉर डिवोशन फॉर गॉड। तो सूफीज़ में लोग क्या बिलीव करते थे कि अगर हमको सेल्वेशन चाहिए तो हमको लव फॉर गॉड चाहिए, हमको डिवोशन फॉर गॉड चाहिए। हम जो कुरान की इंटरप्रिटेशंस हैं, जो आपके वर्किंग्स हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट उनको हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? इनको फॉलो करेंगे। तो सूफीज़ में जो लोग थे वो तीन चीज़ों के अगेंस्ट जाते हैं: थियोलॉजिस्ट, सेल्वेशन वाला मेथड, और मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ द कैलिफेट सिस्टम। तो इसके अगेंस्ट गया वो ग्रुप, उसको बोला गया सूफीज़्म। सूफ़ी नाम के पड़ा एक सूफ़ करके क्या होती है? एक वुलन होती है। इस वुलन से जो ब्लैंकेट बनता है उसको ओढ़ने वाले कौन बन गए? सूफ़ी। सूफ़ी एक्चुअल में देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड है, ये कोई अरेबिक वर्ड नहीं है, एक लैटिन वर्ड है। द सूफीज़ दस सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बिलीव करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे आने वाला टॉपिक है खानका और सिलसिला। सिलसिला क्या हो? ये सिलसिला भी जारी रहेगा, उसी टाइप क्या है सिलसिला और खानका। खानका क्या था? इनकी कम्युनिटी थी, और सिलसिला क्या था? इनका एक परंपरा बोल सकते हैं। यानी कि पहले कोई मान लो कोई सूफी सेंट आया, फिर उसका डिसाइपल आया, ये डिसाइपल फिर बन गया टीचर, मास्टर बन गया, फिर इसका डिसाइपल आया तो ये भी डिसाइपल था, फिर इसका मास्टर बन गया, ऐसा चलता रहता है। इसको बोला जाता है सिलसिला। सिलसिला एक सीरीज़ होती है, इसके बाद वो, इसके बाद वो। और खानका होता है ग्रुप ऑफ सूफीज़्म या ग्रुप ऑफ, इनके एक परिवार कह सकते हो। जो सूफ़ी लोग थे इनका एक परिवार था खानका। तो इसको हम अगली वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और नोट्स कंप्लीट करो और कोरोना से बचो। किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी फ्रेंड, किसी भी फैमिली मेम्बर के कांटेक्ट में आने से पहले आपको क्या करना है? मास्क लगाना है और उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।